हेलो स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैं फिर से आ गया हूँ, आप लोगों का योगेश सर शिक्षा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, ये वीडियो आपको YouTube पे कहीं भी किसी भी टीचर ने किसी भी एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये वीडियो आपको देखने को मिलेंगे नहीं। आज का जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को मैंने बनाया है। और ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का मैप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मैप क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्राफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारे जो आपके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। आप पूरा YouTube देख डालोगे, आपको YouTube पे कहीं भी 9th स्टैंडर्ड का मैप कैसे सॉल्व करते हैं, मैप के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैप का कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, ग्राफ कौन से बनाने होते हैं, किसी ने नहीं बताया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 9th स्टैंडर्ड का जिनका ज्योग्राफी पेपर अभी होना बाकी है, जिनका हो गया है उनके लिए अभी कुछ नहीं कर सकते, बट जिनका होना बाकी है, जिनका एग्ज़ाम बाकी है होने के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एकदम ध्यान से और लास्ट तक इस वीडियो को देखना, तभी आपका ज्योग्राफी का जो पेपर है उसमें आप लोगों को 40 में से 35 प्लस आएंगे। अगर किसी ने बीच में स्किप किया तो जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है या मैप वाले क्वेश्चन है, मैप ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है, वो अगर आपने मिस किया तो आप लोगों का जो आपका जो हाईएस्ट जो टॉपर बनने का सपना है, या जो 40 में 35 प्लस मार्क्स लाने का आपका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम इसमें कि हाँ, शुरू करने के पहले फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, जितने लोग हैं, जो लोग चैनल पे नए आए लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। 700 का टारगेट है, 700 लाइक्स का टारगेट है स्टूडेंट, और 1K सब्सक्राइबर चाहिए, फैमिली 1K की चाहिए मुझे, ठीक है। तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर करो और इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हमें देखना क्या है, इस वीडियो में हमें देखना है कि हम मैप वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफी का जो हमारा एग्ज़ाम होगा 40 मार्क्स का, उसमें हमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं चैप्टर नंबर 6 से, क्योंकि मोस्टली सबको चैप्टर नंबर 6 से ही आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2। कहाँ से? चैप्टर नंबर 2 से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किसी किसी का चैप्टर नंबर 7 से रहा होगा, किसी किसी का चैप्टर नंबर 5 से रहा होगा, डिपेंड अपॉन द स्कूल में कैसे उन लोग ने पोर्शन को मैनेज किया है, टीचर्स के ऊपर डिपेंड है कैसे उन्होंने पोर्शन को मैनेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हो गया ये। तो चलो फटाफट बेटा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कल हमारा हो सकता है एग्ज़ाम भी हो, किसी स्कूल का तो कल एग्ज़ाम भी होगा, तो उनके लिए तो अच्छा है ना भाई, आज ही उनको मिल गया। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली सबके स्कूल के यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हम ले लेते अपना कलर, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। ये येलो कलर थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, हम लोग लेंगे ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमें कोई भी ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में कोई नहीं दिया है। चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है क्या, इंटरनेशनल डेटलाइन है। ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये इसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं अभी कि कैसे टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या क्या है, अपने आप को दिया क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक फ़्लाइट है जो 1 अप्रैल को उड़ती है टोक्यो से, और कहाँ जा रही है, सैन फ्रांसिस्को जा रही है। कहाँ जा रही है, सैन फ्रांसिस्को जा रही है।
तो अभी इसमें बोला है कि ये दिया है टोक्यो, टाइम दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डेट फ्लाइंग अराइवल एंड डिपार्चर, व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, टोक्यो से कब फ्लाइट उड़ रही है, और टोक्यो जो जहाँ फ्लाइट जा रही है कहाँ जा रही है, सैन फ्रांसिस्को यूएस जा रही है। ठीक है, तो टोक्यो से फ्लाइट उड़ के जाएगी नॉन स्टॉप कितने घंटे के लिए, 9 घंटे 15 मिनट के लिए ये क्या करके जाने वाली है, उड़ के जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जब तक आप लोग इसको देखते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोक्यो से फ्लाइट कब उड़ रही है। ठीक है, टोक्यो से फ्लाइट कितने बजे उड़ने वाली है। तो कितने बजे फ्लाइट उड़ने वाली है टोक्यो से, टोक्यो से फ्लाइट कितने बजे उड़ने वाली है, 12:30 AM को। अब यहाँ पे देखो फ्लाइट यहाँ से उड़ रही है 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में आ रही है 31 मार्च को। आधे स्टूडेंट तो इधर ही ख़त्म, इधर ही बोल्ड, विकेट गिर गया उनका कि भाई फ्लाइट उड़ रही है 1 अप्रैल को, तो अगर फ्लाइट 1 अप्रैल को उड़ रही है तो वो कब आनी चाहिए, 2 अप्रैल को आनी चाहिए ना। अभी 1 अप्रैल को मिडनाइट में फ्लाइट उड़ रही है, तो फ्लाइट अभी जाएगी तो कितने तारीख को जाएगी, 2 तारीख को ही जाएगी, बराबर है। तो आधे बच्चों का क्वेश्चन तो यहीं पे छूट गया। अभी देखो टोक्यो जो है वो क्या है, ईस्टर्न कंट्री है। टोक्यो कहाँ है हमारा, ईस्ट में है। ठीक है, टोक्यो कहाँ पे है हमारा, जापान कहाँ पे है, ईस्ट में है। तो स्टूडेंट्स फ्लाइट कहाँ से उड़ रही है हमारी, टोक्यो से जा रही है। टोक्यो कहाँ है, जापान में, और ये कहाँ जा रही है, सैन फ्रांसिस्को जा रही है। और टोक्यो से जो इसका अराइवल और डिपार्चर टाइम है, जो टोक्यो से इसका अराइवल एंड डिपार्चर टाइम है वो क्या दिया हुआ है, 5:30 AM को दिया हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल। इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं इसको। देखो डिपार्चर कहाँ से है इसका डिपार्चर कहाँ से है, टोक्यो से है। कहाँ से है, टोक्यो से। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका डिपार्चर देखेंगे पहले। डिपार्चर कहाँ से, टोक्यो से। टोक्यो कहाँ पे आता है, जापान में आता है। ठीक है, कब जा रहा है, फ्राइडे को। फ्राइडे को कितने तारीख है, 1 अप्रैल। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम है इसका 12:30 AM, 12:30 AM। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये जाने वाला कहाँ पे है, इसका अराइवल क्या है, अराइवल क्या है, अराइवल है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कब जा रही है ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे आया, यूएस में। ठीक है, जो कि ब्राज़ील में आता है। अब ये कब जा रहा है, थर्सडे को। कितने तारीख को पहुँच रहा है भैया, ये पहुँच रहा है 31 मार्च को। कितने बजे पहुँच रहा है, शाम के, टाइम कितना है इसका, 5:45 PM। ठीक है, अब समझने वाली बात ये है कि भाई फ्लाइट उड़ रही है फ्राइडे को 12:30 बजे। ठीक है, और वो पहुंच रही है, जो फ्राइडे को जो फ्लाइट उड़ रही है ना, कितने बजे उड़ रही है, 31 मार्च को उड़ रही है। कितने तारीख को उड़ रही है, 1 अप्रैल को फ्लाइट उड़ रही है टोक्यो से। और हम जब वापस सैन फ्रांसिस्को में आ रहे हैं तो वहाँ पे कितना हो रहा है, 31 मार्च, वो भी शाम में कितने बज रहे, 5:45 को शाम को आ रही है। तो इसका मतलब क्या, हम टाइम ट्रैवल कर लिए क्या, हमने टाइम ट्रैवल किया क्या, नहीं किया, टाइम ट्रैवल नहीं किया। ये क्या है, जापान जो है ना वो कहाँ की कंट्री है,
ईस्ट की कंट्री है, ठीक है। जापान हमारा कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन क्या है जापान का, लोकेशन कहाँ है जापान का, ईस्ट में, ठीक है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये जो सैन फ्रांसिस्को है वो कहाँ पे है इसका, ये है हमारा SFC करेंगे तो ये कहाँ पे अपना वेस्ट में, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, वेस्ट में है। अब जो ईस्ट की कंट्री है वो वेस्ट में जाएगी, बराबर है। तो ईस्ट में जो सनराइज़ होता है वो पहले होता है, इसलिए जो जापान का टाइम है वो सैन फ्रांसिस्को से क्या होगा, आगे चलेगा, ठीक है। जापान का टाइम सैन फ्रांसिस्को से कितना आगे चलेगा, बताओ कितना आगे चलेगा। जापान तो ईस्ट में कंट्री है, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को क्या है, वेस्ट की कंट्री है, जो कि वेस्ट में आता है। तो यहाँ पे ईस्ट में हमारा क्या होता है, सनराइज़ होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सनसेट होता है, क्लियर है। तो ये जो जापान का टाइम है, जापान जो है JAP, जापान जो है वो USA से कितना घंटे आगे है, 13 घंटे 17 मिनट, 13 आवर 17 मिनट अहेड है, ठीक है। जापान जो है वो सैन फ्रांसिस्को से क्या है, अहेड है। अब मैं यहाँ पे तुम लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये है जापान, ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा ऊपर नॉर्थ, और ये है हमारा साउथ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब जो सनराइज है कहाँ होगा, ईस्ट में, सनराइज कहाँ हो रहा है, ईस्ट में, और यहाँ पे क्या होगा, सनसेट होगा, बराबर है। ईस्ट में कौन सी कंट्री, जापान, वेस्ट में कौन सी कंट्री, SFC सैन फ्रांसिस्को पकड़ लेते हैं अपना, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है, जापान से टोक्यो का जो टाइम ड्यूरेशन, अरे जापान टोक्यो जो जहाँ से जाएगी फ़्लाइट सैन फ्रांसिस्को में, वो कितने घंटे आगे रहेगी, 13 आवर्स 17 मिनट, क्या है, जापान आगे है, क्या है, अहेड है। कौन, जापान अहेड है, आगे है, समझ में आ रहा है। तो हम जब ट्रैवल करके US में आएंगे तो वहाँ पे एक दिन हम पीछे चलेंगे, एक दिन मतलब टोटल 13 आवर्स 17 मिनट हम क्या चलेंगे, पीछे चलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी इंडिया में जो सनराइज़ होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है और सनसेट होता है गुजरात में। तो क्या गुजरात का टाइम और अरुणाचल प्रदेश का टाइम सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि एक जगह पे सनराइज़ हो रहा है, एक जगह पे सनसेट हो रहा है, बराबर है। तो जहाँ सनराइज़ पहले हुआ वहाँ का टाइम आगे चलेगा, क्लियर, और वेस्ट का टाइम क्या चलेगा, पीछे चलेगा। इसलिए ये जो फ्लाइट है 1 अप्रैल को रात को उड़ रही है और पीछे कब आ रही है, सैन फ्रांसिस्को में 31 मार्च को आ रही है। रीज़न समझा, विकेट नहीं गिरना चाहिए, हाँ विकेट नहीं गिरना चाहिए, इतने क्लियरली समझा रहा हूँ, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। चलो अब अगला देखते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दिया अपने को। ये तो समझ में आ गया कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितना होना चाहिए। ये 1 अप्रैल को है, 31 मार्च को क्यों आ रहा है, समझ में आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ 13 आवर 17 मिनट जापान क्या है, अहेड है, इसकी वजह से हम 1 अप्रैल को उड़ तो रहे लेकिन हम वापस कहाँ आ रहे हैं, 31 मार्च को ही आ रहे हैं। इतना क्लियर, ओके। अब फ्लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो फ्लाइट टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को जा रही है, ठीक है। फ्लाइट का नंबर क्या है, फ्लाइट का नंबर क्या दिया, UA 876 बोइंग 787 डिटरमाइन, ठीक है। अपार्चर टाइम और अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम मैंने आपको बता दिया कितना है, टोटल कितना टाइम का ड्यूरेशन है, 9 आवर 15 मिनट का ड्यूरेशन है, कितना, 9 आवर 15 मिनट टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। कहीं पे फ्लाइट रुकने वाली नहीं है। तो ये समझा, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, क्लियर। चलो अगले चैप्टर में चलते हैं। ये भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देख लो आप लोग एक बार इसको।
ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये भी इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तुमको मैप के लिए। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अपने को, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, इसमें से 4 क्वेश्चन। फादर ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी क्या है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, ये करके जाओ। ये ट्रेड है, इसमें आपको ग्राफ मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क आपको, 2 मार्क के लिए तो आएगा, कोई ना कोई तो पूछेगा ही। और ये भी जो कॉलम है ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंस भी पता चल रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों का अच्छा पेपर जाए। अच्छा, इसमें ना सार्क और एक और दिया हुआ है ग्रुप का नाम, WTO दिया हुआ है, यूरोपियन दिया हुआ है, शार्क संघई दिया हुआ है। एक ये मैप आएगा। हाँ, अगर आया पेपर डिफ़िकल्ट बनाएंगे तो ये मैप देंगे आप लोगों को। देखो पेपर स्कूल में बन रहा है तो कौन सा पेपर आ सकता है, कुछ आइडिया नहीं है, कौन से क्वेश्चन दे सकते हैं। ये देखो, ये है एक बार ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बार ग्राफ है अपना, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या बोला है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या किया है, दिया हुआ है, कितना % एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ था वो दिया हुआ है। और बोला है कि मुझे बताओ कौन सा ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग टेबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सम कंट्रीज इन द ईयर 2014-15 इज गिवन इन मिलियन $, मेक अ कंपाउंड बार ग्राफ बाय द गिवन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन रीड द बार ग्राफ यूजफुल एंड कमेंट अपॉन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ये दिया हुआ है 1960, ये 380, ये सब दिया हुआ है। तो एक बार हम लोग देखते क्वेश्चन कहाँ है, इसका आंसर है क्या हमारे पास इसमें, ये तो नहीं होगा आई थिंक सो। ये देखो ये, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये जो क्या बोला है, कौन सा बार ग्राफ बोला था अपने को, कंपाउंड बार ग्राफ है। कंपाउंड मतलब जॉइंट। कौन सा बार ग्राफ दिया हुआ है, कंपाउंड बार ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, कंपाउंड बार ग्राफ। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाया है इसको, 2 ग्राफ को ज्वाइन करके। ये जो ब्लैंक वाला दिया है यहाँ पे इंडेक्स देखो क्या दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है। जो ब्लैंक वाला है वो इंपोर्ट है, और जो लाइन वाला हो क्या है हमारा, एक्सपोर्ट है। क्लियर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दिया हुआ है, कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है। देखो कितना बार ग्राफ लेना है, ये आप लोगों को खुद से डिसाइड करना है कैसे बनाना है। बट यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आपके पास आंसर की डाइजेस्ट रहेगा या मास्टर की रहेगा, तो उसमें से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्बनाइजेशन में, अच्छा इस जो चैप्टर था ना उसमें एक क्वेश्चन ये भी था, ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, जो बोलता था इंपॉर्टेंट है। ऑफ मेंबर कंट्री और सार्क, ये जो 2 दिए हुए, शार्क जो है ना वो इंडिया में चलता है। शार्क कहाँ चलता है, इंडिया में। और ये जो दिया हुआ है OPEC वाला मेंबर्स, वो बाकी दूसरे कंट्री में चलते हैं। तो शार्क में, इंडिया में जो शार्क है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, शार्क क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग कंट्री के लोग इंडिया के साथ में मिलके क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो शार्क का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ शार्क SAARC। ठीक है, तो इसके नाम से समझो, S से, A से, फिर A से, फिर R से, फिर C से। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल, और C से कॉरपोरेशन। ठीक है, ये शार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। क्लियर, ये समझ में आ गया शार्क क्या है हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या हमें नाम दिया था,
PECE कुछ तो दिया था, OPEC मेंबर्स, ठीक है, OPEC मेंबर्स। अभी सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो इसमें सार्क में अपने पास में जो कंट्रीज़ है वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको अगर मैप में फील, ये तो आएगा नहीं वैसे, बट एक बार बता देता हूँ। अपने को क्या करना है, रिस्क लेना नहीं है, अपने को टोटल 35 मार्क्स के ऊपर चाहिए। तो ये है अफ़गानिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर भूटान, उसके बाद में इंडिया, फिर मालदीव, फिर नेपाल, फिर पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये क्या है, ये सारे के क्या है, मेंबर्स है। ये क्या है, मेंबर्स, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री सार्क की क्या है, मेंबर्स है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया है, OPEC। तो पहले आप लोग इसका नाम लिख लो फटाफट। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है। OPEC फुल फॉर्म, ठीक है। तो OPEC ऑर्गेनाइजेशन, OPEC का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम इसे एक्सपोर्टिंग, फिर से इसे कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स क्या क्या है, मेंबर्स क्या है, OPEC के मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स है, 12। अल्जीरिया है इसमें, उसके बाद में कॉन्गो है, इससे अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। इराक है, ईरान है, इराक, फिर कुवैत, जो लोग तेल सप्लाई करते हैं ना वही कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। फिर नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया हो गया। फिर सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब ये हो गया, फिर वेनेजुएला हो गया। तो ये सब जो कंट्रीज़ है, बाकी 1 2 3 4 5 6 मैंने बता दी, 6 आप लोगों को खुद से लिखनी है, ठीक है। इतना समझा। ये हो गया अपना एक मैप वाला क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ये देखो, ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, ये सब कंट्रीज़ जो है ये सब क्या है, OPEC के मेंबर्स हैं, ठीक है। OPEC कंट्रीज़, और यहाँ पे जो ये शैडो दिया हुआ है ये क्या है, हमारा सार्क कंट्री है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो मैप कैसे देखना है, ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला हमने देख ही लिया। लास्ट में एक पेपर बताने वाला हो, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन था, अभी इसका ये दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट मेजर वाटर बॉडीज़ एंड लैंडमार्क, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, ये मैप दिएगा तुमको ऑब्जर्वेशन के लिए, क्या करने को देगा, ऑब्जर्वेशन करने के लिए देगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैप ऑब्जर्वेशन करने के लिए आता है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या ध्यान रखना है आपको, इंडेक्स। क्या ध्यान रखना है आपको, इंडेक्स ध्यान में रखना है कि इंडेक्स देखो। पहले क्या देखोगे, इंडेक्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूची। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सूची, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी मैप का या किसी भी ग्राफ का अगर इंडेक्स नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या चल रहा है, उस मैप में क्या बोलने की कोशिश की गई है, आपको समझ में आएगा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, इंडेक्स देखनी है और सूची, मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए सूची और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंडेक्स देखना है। अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, विच रीजन डू यू फाइंड द डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट इन द मैप। ये वाला है, ये इसका क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। विच
ये देखो इसका ये है मीडियम रेडियो कंपाउंड वेट है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न नेटवर्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये क्लियर, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये मैप वाले क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके ही जाना है। ऐसे क्वेश्चन समझा, ये समझ में आया आपको। मैप दिया है तो सबसे पहले क्या देखना है, ये इधर दिया रहेगा तुमको मैप, और मैप से क्या करना है तुमको, सबसे पहले इंडेक्स और सूची देखनी है, और वो देखने के बाद में फिर आपको यहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लिखना है। ऐसे तो आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे 5 मार्क के लिए, मिनिमम 3 मार्क का या 4 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राफ क्वेश्चन हो गया या मैप क्वेश्चन हो गया तो आपको मिनिमम कितने मार्क का, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी ये देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP, ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा क्योंकि आता ही है। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है। अभी पूरा मैप देखना, उसके बाद क्या देखना है, अभी इंडेक्स। अब बोलोगे इंडेक्स दिया ही नहीं है, तो ठीक है, इंडेक्स नहीं दिया है ना, तो पूरा लोकेशन किस चीज़ का यहाँ पे नाम देखो क्या दिया हुआ है, इंडिया। अभी देखो अगर नाम नहीं दिया तो सबसे पहले क्या पूछेगा तुमको, नाम पूछेगा। तो इंडेक्स का अगर नहीं दिया तो नाम देखने क्या दिया है, किस चीज़ का मैप है ये। तो ये है इंडिया इम्पोर्ट रूट एंड प्लेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूट एंड प्लेस, इंडिया इम्पोर्टेंट रूट एंड प्लेस दिया हुआ है, कहाँ कहाँ से जाएंगे। तो ये जो दिया हुआ है ये टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे इंडेक्स है कि अपने पास में दिया है क्या, कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो ये पूरा मैप है, इसका इंडेक्स नहीं दिया है, तो हमने देख लिया कि हमें कहाँ कहाँ पे घूमने वाली जगह है। तुमसे पूछ लिया कि कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, तो जितनी जगह आपको पता है वो लिख देने का वहाँ पे, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, जैसलमेर, अजंता, एलोरा, तिरुपति, ये सब क्या है, घूमने वाली जगह है। फिर क्या बोला है, फ्रॉम व्हाट द आर द सेलेक्टेड प्लेस फेमस, कौन कौन से फेमस प्लेस है। तो जो भी आपको पता है, क्योंकि देखो जितना इंडिया के बारे में आप पता है ना, उठा के इसमें लिख दो। आपको कुछ नहीं दिया है, इंडेक्स कुछ दिया नहीं है आपको, तो आपको जो पता है ना वो आप उठा के यहाँ पे लिखो। हाँ, बस अपने यहाँ का ये डैम मत लिख देना, 3 खड्डा मत लिख देना, हाँ ये सब मत लिखना। ठीक है, ये सब फेमस नहीं है, जो पूरे दुनिया में फेमस है या वो इंडिया में जो फेमस चीज़ें हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, खाड़ी खदान विदान मत लिख देना, हमारे यहाँ पे तो खदान ही फेमस है, ऐसा मत बोल देना। हिल स्टेशन में शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। फिर सेंचुरीज़ में क्या है, सेंचुरीज़ में माथेरन, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, ये सब दिया हुआ है। मुंबई में पणजी, बेंगलोर और चेन्नई दिया हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पे अपने को दिए हुए हैं। ये क्लास में पेपर देख लो, चाहिए तो किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से 7 से 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 से 12 जिसको आ रहे हो देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है दोनों, इसको सॉल्व करना है। एक आध तो मैप यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये देखो आया, ये पेपर में आया, इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर आइडियल वीडियल दिया हुआ है इसमें, इधर देखो ये 17 का मेजर रोड दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, मेजर वाटर बॉडीज़ दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करके जाना है। ज्योग्राफी जो है ना बहुत ईजी है। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत ईजी है, बस समझना है आपको कि कैसे सॉल्व करना है, क्या लिखना है। अब देखो मुझे पता नहीं कि इसके स्कूल में क्या पेपर पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हेल्प कर सकूँ। और मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आए हैं। 10th स्टैंडर्ड का वीडियो देखने तो आप उसमें देख सकते हो, जो क्वेश्चन बताए थे वैसे ही टाइप के क्वेश्चन उनको एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। जिन लोगों का कल पेपर है वो लोग तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। दोस्तों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये वीडियो सबके लिए होगा और तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा। तो वीडियो को शेयर करना है, एंड तक देखना है, और अपने दोस्तों को भी बोलो कि ऐसा जो वीडियो है ये पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। किसी ने इसको इतना डिटेली समझाया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया इंडेक्स के बारे में। चैप्टर पढ़ाते हुए ऊपर से समझा दिया होगा, ओवरव्यू दिया होगा तो पता नहीं, बट ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ इसमें ये जो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन मैप कैसे फिल करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा किसी ने भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड नहीं किया है। तो ये फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जो मैंने आप लोगों के लिए स्टेट बोर्ड वाले 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए अपलोड किया है इतना मेहनत से। तो आप लोगों का काम क्या बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, बस एक 1K की फैमिली कंप्लीट करनी है, 1K की फैमिली कंप्लीट करनी है।
ठीक है। 1K फैमिली कंप्लीट करनी है, ज़्यादा नहीं है, 600 भी चाहिए, 600 700 चाहिए, 700 चाहिए, 700 सब्सक्राइबर चाहिए अपने को 1K फैमिली कंप्लीट करने में। तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहता है और शिक्षा एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता है, ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो वो लोग मुझे कमेंट करके पूरा डिटेल व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं। और जितने लोग भी ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करेंगे उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जैसा हम पढ़ाते हैं वैसा कहीं भी कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस से ये पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है शिक्षा एकेडमी में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए व्हाट्सएप पे या कमेंट यूट्यूब के वीडियो में, इस वीडियो में कमेंट करें और मैं आप लोगों को डिटेल आप लोगों को शेयर कर दूँगा, ताकि आप लोगों को भी ईजी हो जाए। और सबसे कम फ़ीस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ़ीस आपका कम रहेगा। तो आप लोग अगर ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो चैनल इस वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।